ओके जी। सो इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द लैंग्वेजेस के लैंग्वेजेस क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मली वी नो कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर में जो भी हम प्रोग्राम्स बनाते हैं वो सब के सब किसी खास काम के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। तो जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उन प्रोग्राम्स को जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है वो लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे आपने देखा हम पाइथन इस्तेमाल करते थे, तो पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ऑन द अदर साइड देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मशीन की लैंग्वेज होती है, और उसकी दो टाइप्स होती है। तो हमने पढ़ा था एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं विजुअल बेसिक, जावा, पाइथन, डेल्फी, पास्कल, ये सब की सब हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। The rest of the low level languages are the assembly language। ठीक है। और मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज भी जो होती है वो हमारे पास दो टाइप की जो है वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि हाई लेवल लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, यू शुड नो अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ लैंग्वेज। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे आसान ये है, देख सकते हो कि ईजियर टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। तो सबसे आसान जो काम इसके अंदर है वो ये कि इसको लिखना आसान है, इजियर टू रीड है, इजियर टू राइट है, लिखना आसान है, इसको समझना भी आसान है क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करती है। क्विकर टू राइट है, इसको आप जल्दी लिख सकते हो, लाइक ये ज्यादा टाइम नहीं लेती। इस लैंग्वेज के अंदर जब आप कोड करते हो तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेता। प्रोग्राम्स आर इजियर एंड क्विकर टू डिबग। जो प्रोग्राम्स इसमें लिखे जाते हैं आसान होते हैं। डिबग इज मेथड ऑफ रिमूविंग द एरर। बग हम एरर को कहते हैं, डिबगिंग हम कहते हैं जब हम एरर को रिमूव करते हैं। easier टू मेंटेन प्रोग्राम्स इन यूज। easier टू मेंटेन का मतलब है एक बार आपने कोई भी प्रोग्राम आईडी पे पाइथन की बना लिया, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बना लिया, तो उसको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो, तो उसमें आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। जस्ट अ मोमेंट। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं टुवर्ड्स द डिसएडवांटेज ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस। प्रोग्राम्स कैन बी लार्जर। प्रोग्राम्स जो होते हैं वो ज़ाहिर 100 लाइंस ऑफ कोड्स होते हैं उसके अंदर। दे कैन टेक लॉन्गर टू एग्जीक्यूट। इन्हें एग्जीक्यूट करने में भी टाइम लगता है। प्रोग्राम मे नॉट बी एबल टू मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर। स्पेशल हार्डवेयर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है कि जो हम डिवाइस ड्राइवर्स लिखते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स बनाते हैं किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए, तो उसकी जो उस डिवाइस ड्राइवर के पीछे की कोडिंग होती है वो लो लेवल में लिखी जाती है असेंबली में। तो ये जो होती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, इसका मशीन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। तो मशीन के लिए, मशीन को एग्जीक्यूट करने के लिए, मशीन को चलाने के लिए जो कोडिंग लिखनी पड़ती है फिर वो हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं असेंबली के अंदर। तो ये स्पेशल हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं करता। ऑन दी अदर साइड अगर हम लो लेवल लैंग्वेज की बात करें, दैट इज मशीन और असेंबली। लो लेवल में मशीन और असेंबली लैंग्वेज आती है, तो ये कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कोई प्रिंटर चला रहे हैं तो प्रिंटर के लिए आपको डिवाइस ड्राइवर चाहिए होगा, और उस डिवाइस ड्राइवर के पीछे की जो कोडिंग होगी वो आपकी लिखी गई होगी लो लेवल लैंग्वेज में। तो कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करता है, वो इंस्ट्रक्शंस जो मशीन पर डिपेंड करती है। डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो लेवल लैंग्वेजेस का बिल्कुल सवाल आ सकता है, बिल्कुल ऐसे ही आता है। ठीक है। तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। कोड डज नॉट टेक अप मच स्पेस इन मेमोरी, क्योंकि इसका कोड 0 1 की बेस के ऊपर होता है या शॉर्ट कोड्स होते हैं, वो मेमोरी में ज्यादा स्पेस नहीं लेते। और फिर क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंप्यूटर होते हैं तो वो बहुत तेजी के साथ जो भी टास्क उनको दिया जाता है वो परफॉर्म करते हैं, तो क्योंकि उनको किसी किस्म की ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये ऐसे कोड होते हैं जिसके लिए आपको मशीन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो फिर इसलिए आपको टाइम लगता है, मशीन लो लेवल लैंग्वेज के कोड को लिखने में टाइम लगता है आपको, और फिर उसको डिबग करने में भी आपको टाइम लगता है। और क्योंकि ये 0 1 की लैंग्वेज होती है तो इसलिए इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं। उसके लिए आपको पूरी की पूरी मशीन की नॉलेज होनी चाहिए। जी मिन्नत, सवाल पूछें।
सर ये पहला आप बता देंगे, डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर। लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रही हो? जी। तो इसका ये ना कि इसमें ये होता है कि स्पेशल हार्डवेयर से मुराद है कि इसमें जो कोड लिखे जाते हैं, ठीक है, तो इससे ये होता है कि इसमें जो आप कोड लिखते हो उसकी वजह से आप कोई भी स्पेशल हार्डवेयर एग्जीक्यूट कर सकते हो। कोई हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर को अगर आपने चलाना है, तो उस हार्डवेयर को चलाने के लिए, इंटरेक्ट कराने के लिए जिस लैंग्वेज में आप लिखोगे वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो इसी की वजह ओके। से, यानी इसी लैंग्वेज की वजह से आप किसी भी स्पेशल हार्डवेयर को वर्केबल कर सकते हो। कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराना है तो फिर आपको जो कोड लिखना पड़ेगा वो आपको लो लेवल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, और उस लो लेवल की वजह से आप उस हार्डवेयर को चला सकते हो, कोई भी हार्डवेयर जो आप कनेक्ट करते हो। क्लियर है? जी मिनन, कोई सवाल? क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा, हाई लेवल और लो लेवल का कोई डिफरेंस पूछ रहा था, ठीक है। ये तो जो मैंने बताए थे, ये तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। अब अगर कंपैरिजन ऑफ हाई और लो लेवल आ गया, कि हाई और लो को कंपेयर करो, तो उसके भी तीन तीन पॉइंट्स याद रख सकते हो। हाई का सीधा सीधा ये कि इजियर फॉर अ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड राइट, लिखने में आसान, समझने में आसान, और पढ़ने में आसान। लो लेवल लैंग्वेज कंपैरिजन में डिफिकल्ट फॉर अ यूजर टू अंडरस्टैंड, रीड, राइट एंड अमेंड, इसको अमेंड करना वो भी एक मुश्किल टास्क है। अच्छा, इजियर फॉर अ यूजर टू डिबग कोड। डिबग का मतलब ये होता है कि अगर इसमें कहीं गलतियां आ जाती है ना हाई लेवल लैंग्वेज में, हम नॉर्मली प्रोग्राम पाइथन में जब काम किया करते थे, तो उसमें अगर कोई गलती आ रही है, ठीक है, तो हम उस गलती वो गलती हमें नीचे पता भी चल जाती थी, क्योंकि वो एडिटर मेंशन कर देता था कि इस लाइन पे ये गलती हो सकती है कि आपने कॉमा नहीं लगाया, आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, या आपने प्रिंट का पी बड़ा लिखा है। तो ये डिबग करना आसान होता है, लो लेवल लैंग्वेज को डिबग करना मुश्किल होता है, ठीक है। इट इज हार्डर फॉर अ यूजर टू डिबग द कोड। अच्छा, इसमें क्या था, पोर्टेबल, ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट। यानी पोर्टेबल होती है, पोर्टेबल से मुराद ये कि जो कोड आपने अपनी मशीन पे लिखा है, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे कोई भी डिफरेंट हार्डवेयर हो, उसको लिख के आप ईमेल करते हो अपने किसी दोस्त को, तो वो कोई और अगर हार्डवेयर भी यूज कर रहा है, कोई और डिवाइस भी यूज कर रहा है, तब भी इसके ऊपर चलेगा। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह पे कोई कोड लिखा, एक पाइथन का कोड बनाया, उसको अपनी मशीन पे चलाया, और जब आपने उसको शेयर किया किसी से तो वहां पे नहीं चल रहा। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड मशीन इंडिपेंडेंट। तो ऐसा नहीं होता कि ये किसी भी मशीन पर डिपेंड कर रहा होता है, ये हर मशीन पे चल जाता है। और लो लेवल जो होता है वो पोर्टेबल, नॉट पोर्टेबल। अगर आपने किसी एक मशीन के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है, तो वो दूसरी मशीन पे नहीं चलेगा। इसकी आसान सी एग्जांपल है कि अगर आप किसी प्रिंटर का हार्डवेयर इंस्टॉल करते हो, और वो जब इंस्टॉल करते हो, आप लोगों ने देखा होगा अमूमन जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हुए उसमें लिखा हुआ आता है फॉर मैकबुक, फॉर विंडोज, फॉर एंड्रॉइड। ऐसा कभी आपने देखा हो? ऐसा है? कोई बताएगा? यस सर। आप में से यस कितने सर। लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, ऐसा होता है कि जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई डिवाइस ड्राइवर अगर आप इंस्टॉल करते हो, तो उसमें लिखा हुआ आता है, ठीक है ना? जी अब्दुल्ला। तो ये जो है, ये यही चीज होती है कि ये मशीन डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर आप किसी एक लैंग्वेज में कोई कोड लिखते हो, तो वो कोड अगर दूसरी लैंग्वेज में मतलब किसी दूसरे सिस्टम पे जा रहा है ना, वहां जाके काम नहीं करेगा। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो तीन तीन पॉइंट्स भी जो हैं वो आपके लिए इनफ होंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक पॉइंट और भी है, कैन नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट दी हार्डवेयर। आपके हार्डवेयर पे इसका इम्पैक्ट नहीं आता। आप जब हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हो तो हार्डवेयर पे उसका इम्पैक्ट नहीं आता, हार्डवेयर नहीं चलता। बट अगर आप बात करते हो लो लेवल के ऊपर, तो ये हार्डवेयर को मैनिपुलेट करता है। राइटिंग टू अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन कैन मेक द प्रोग्राम मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड यूजेज। तो ये चीजें हो सकती हैं। जी मिनत, कोई सवाल? नो सर। फिर ये कहना डायरेक्टली मैनिपुलेट का हार्डवेयर का फिर से बता दें। कैन नॉट डायरेक्टली, मैनिपुलेट द हार्डवेयर, ये फिर से नॉट बता दें। डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर, तो कैन नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर को अगर हम देखें, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है
कैन नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो इसका ये मतलब होता है कि ये हार्डवेयर में चेंजेस नहीं करता, यानी इसका जो आप कोड लिखोगे वो मेमोरी पे अफेक्ट नहीं कर रहा। ऑन दी अदर साइड अगर आप बात करते हो लो लेवल पे, देखो लो लेवल मशीन की लैंग्वेज है, उस वो मशीन से कम्युनिकेट करती है। तो कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट द हार्डवेयर का मतलब ये है कि आप कोई भी हार्डवेयर अटैच कर रहे हो, हार्डवेयर का मतलब है कोई भी फिजिकल कंपोनेंट, कोई भी आउटपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आप जब लो लेवल लैंग्वेज के अंदर इसकी कोडिंग करोगे तो उससे इम्पैक्ट आएगा। तो कहता है राइटिंग टू अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशंस, दिस कैन मेक द प्रोग्राम मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड मेमोरी यूजेज। ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई प्रोग्राम ऐसा बनाते हो जो सर्टेन मेमोरी लोकेशंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे आपकी जो है वो मेमोरी जो है वो बेहतर तरीके से काम कर सकती है और रिस्पॉन्स बेहतर दे। ठीक है जी मेहदी, सवाल। सर इसका जो पॉइंट है कैन नॉट डायरेक्टली मैनिपुलेट विद द हार्डवेयर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, तो अ, एक सी लैंग्वेज होती है जो हार्डवेयर के थ्रू काम की जाती है, तो कोई देखो उसमें फिर ऐसा होता है, वो सी लैंग्वेज के कुछ डायरेक्टिव्स होते हैं, कुछ उसकी वो होती हैं। इसको मैं कह सकता हूँ इस तरह से कि वो यानी आपको तो सामने नजर आ रही होती है कि सी लैंग्वेज के ऊपर आप वो चेंजेस वगैरह कर रहे हो, बट लेकिन वो वो मशीन कोड के थ्रू काम कर रही है। मशीन कोड के थ्रू काम करती है, यानी ओके ओके सामने, सर। यानी मैं इसको कैसे कह सकता हूँ, इट वर्क्स एज अ ब्रिज। यानी नॉर्मल अगर आप लो लेवल लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तो सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपके विद कम्युनिकेशन विद लो लेवल लैंग्वेज जो है वो काम कर जाते हैं। ये बात समझ में आती है? ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वो बात ही थी जो हमने पीछे डिस्कस की हुई थी। वी विल मूव टू द न्यू पार्ट ऑफ इट, जस्ट दैट इज द लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अच्छा, इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एक बात और है, यहाँ देख सकते हो कि लो लेवल लैंग्वेज में दो असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ठीक है। और दूसरी चीज जो है मशीन कोड है। असेंबली में थोड़ा याद रखना असेंबली है किस तरह की लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसका डिफरेंस ये है कि ये निमोनिक कोड्स इस्तेमाल करती है। निमोनिक्स आर द शॉर्ट कोड्स, ठीक है, निमोनिक्स आर द शॉर्ट कोड्स, तो नीड्स ट्रांसलेशन बिफोर एग्जीक्यूशन। सीधी बात है, असेंबली लैंग्वेज का जो कोड लिखोगे उसको भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। मशीन कोड वो होती है जो ऑलरेडी बाइनरी के अंदर होती है और फिर उसको आप सीधा सीधा स्ट्रेट अवे जो है चला सकते हो, उसको किसी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। तो इसके अलावा देख लेते हैं, देयर इज सम अदर थिंग वी नीड टू डिस्कस। जैसे कि एग्जांपल यहाँ देखो असेंबली लैंग्वेज में दी गई है कि असेंबली लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट सिट्स जस्ट अबव मशीन कोड। यानी लो लेवल में तो मशीन कोड है, ठीक है। अब क्या करता है, मशीन कोड से ऊपर यानी 0 1 से ऊपर एक और लैंग्वेज भी होती है, उसको हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। यानी ये लैंग्वेज 0 1 से ऊपर की लैंग्वेज होती है और जो आप सिंपल लैंग्वेज में काम कर रहे होते हो उससे नीचे की तरफ। तो कहता है कि लो लेवल लैंग्वेज दैट यूज निमोनिक कोड्स। अब निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स ये है, ठीक है, निमोनिक्स ये है कि अब उसमें जैसे लिखा हुआ है कि निमोनिक्स का मतलब ये है कि सीएल, अब जैसे आई एन सी इज द इंक्रीमेंट, ठीक है, डी ई सी इज द डिक्रीमेंट। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल दैट कैन बी फाउंड इन असेंबली लैंग्वेजेस, यहाँ देख सकते हो। तो अब कहता है कि इज आई एन पी। अब आई एन पी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आई एन पी कह रहा है कि इज फॉर इनपुट, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में भी आपको इतने पॉइंट्स याद होने चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक यूज ऑफ निमोनिक कोड्स। वो निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल करती है, ठीक है जी। तलहा, कोई सवाल? सर असेंबली लैंग्वेज समझा दें। असेंबली लैंग्वेज यही बता रहा हूँ कि हमारे पास दो तरह की लैंग्वेजेस थी, हाई और लो, ठीक है। यहाँ अगर आप देखो यहाँ से, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई और लो दो तरह की लैंग्वेजेस थी। उन लो लेवल लैंग्वेजेस में भी दो तरह की लैंग्वेज होती है, उसमें आप कहते हो एक असेंबली लैंग्वेज, ये रही असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी मशीन। देखो मशीन वो है जो प्योर 0 1 की फॉर्म में होगी। ऑन दी अदर साइड अगर आप असेंबली लैंग्वेज की बात करोगे तो असेंबली लैंग्वेज वो होगी
जो प्योर बाइनरी में नहीं होगी। उसको भी मैं दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट, इसके मैं कुछ शॉर्ट कोड्स दिखा देता हूँ तो फिर वो भी आप देख सकते हो, या आप देख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो बासानी आपको समझ में आती है। पाइथन की कोडिंग हमने की भी थी, वो आपको समझ आ रही थी। अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एक आपको लैंग्वेज नजर आ रही है। ठीक है, उसमें MOV लिखा हुआ है, R3 एक रजिस्टर है, STR एक स्ट्रिंग है। ये मैं आपको कह रहा हूं तो शायद आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप देखोगे ऑन द राइट साइड ये एक मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, यानी उसका मशीन कोड है। तो असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल कहलाती है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि मशीन कोड सारा 0 1 में होता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के अंदर वो कुछ शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी वजह से आप जो कोड लिखते हो वो कुछ हद तक समझने के काबिल होता है। अब आती है बात समझ में? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस टू द पार्ट ऑफ इट जो हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो असेंबली की हम यहाँ बात कर रहे थे, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो असेंबली में जो पॉइंट्स आपने याद करने हैं वो यहाँ देख सकते हो। वो पॉइंट्स क्या क्या है? नंबर 1 आप लिख सकते हो, इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सिट जस्ट अबव मशीन कोड। मशीन कोड से थोड़ी आसान लैंग्वेज होती है, 0 1 में नहीं होती। क्यों? इट मेक यूज ऑफ निमोनिक कोड्स। निमोनिक कोड्स शॉर्ट कोड्स को कहते हैं। निमोनिक इज अ पैटर्न ऑफ लेटर और आइडियाज दैट हेल्प अ यूजर टू रिमेंबर समथिंग। निमोनिक शॉर्ट कोड इस्तेमाल होते हैं, जैसे INP फॉर इनपुट आ गया। जैसे मैंने आपको बताया, INC इज फॉर इंक्रीमेंट, DEC इज फॉर डिक्रीमेंट। एक बात इंपॉर्टेंट समझ लेना कि असेंबली लैंग्वेज में जब आप प्रोग्राम लिखते हो, अभी मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज दिखाई, तो जाहिर है वो मशीन तो 0 1 वाली लैंग्वेज तो है नहीं, तो इसको भी आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। असेंबली लैंग्वेज हैज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन कोड। तो उसको भी आपको 0 1 की लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता है। तो उसके लिए आपको असेंबलर चाहिए होता है जो ये काम कर रहा होता है। अब हम आते हैं, डू वी हैव टू लर्न निमोनिक्स? नहीं, आपको निमोनिक्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तीन तीन। आपके पास हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस के कंपैरिजन, जैसे यहां था हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इसका ये कंपैरिजन। ठीक है, तो हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस का कंपैरिजन होना और फिर इनके इंडिविजुअल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होना, ये आपके लिए पेपर में इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर क्या हो सकता है? हाउ कैन यू डिफाइन अ ट्रांसलेटर? कौन बताएगा ट्रांसलेटर क्या होता है? यस, व्हाट इज ट्रांसलेटर? विवेक आप बताइए। ये सर, ये कुछ हाई लैंग्वेज को जो है ना मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेटर हाई लैंग्वेज को मशीन में तब्दील करता है। ठीक है, तो कितनी तरह के ट्रांसलेटर होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ठीक है। ट्रांसलेटर? कितने? थ्री। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स होते हैं। कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर तो आपको समझ में आती है बात। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि ट्रांसलेशन तो होनी है। अब जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं, पाइथन की आपने ट्रांसलेशन देखी होगी। पाइथन की ट्रांसलेशन में जब हम कोड चलाते थे, ठीक है, तो उसमें हमें जो एरर मिलते थे किस तरह से मिलते थे? लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन, यानी अगर हमारे पास किसी लाइन पे गलती हो गई तो हमारा प्रोग्राम वहां क्या करता था? रुक जाता था। रुक जाता था। अब ट्रांसलेशन ऐसा है कि मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, तो अब या तो मैं पूरी बात मुकम्मल करूं, ठीक है, यानी मैं एक बात कर रहा हूं किसी एक लैंग्वेज में, आपको दूसरी लैंग्वेज समझ में आती है, ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। इधर आप पहले मेरी पूरी बात सुनो, आपके साथ कोई ट्रांसलेटर हो,
और वो ट्रांसलेटर फिर मेरी पूरी बात मुकम्मल होने के आपको ट्रांसलेट करके दे, इस तरह के ट्रांसलेटर को क्या कहेंगे? कंपाइलर। इस वाले को कहेंगे कंपाइलर, compiler. क्योंकि वो एक साथ पूरा, ठीक है, कंपाइल करके देगा। और अगर मैं एक एक लाइन, एक जुमला मुकम्मल करता हूँ, फिर फॉरेन ट्रांसलेशन करेगा, इंटरप्रेटर। तो वो इंटरप्रेटर करेगा। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि व्हाट इज इंटरप्रेटर एंड व्हाट इज कंपाइलर। यहाँ आप देख सकते हो कि वी हैव थ्री टाइप ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर की डेफिनेशन आप ये देख सकते हो कि व्हेन अ प्रोग्राम इज रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, इट हैज टू बी ट्रांसलेटेड, so that so the utility that translates the program to a high level language to the low level language is called translator। तीन ट्रांसलेटर आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। तो यहाँ नजर आ रहा है जैसे ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो। इन वन गो का मतलब ये है कि जब आपने प्रोग्राम चलाया और वो प्रोग्राम पूरा चलने देगा, चाहे वो प्रोग्राम 30 लाइन्स ऑफ कोड का हो, चाहे वो 50 लाइन्स ऑफ कोड का हो, वो प्रोग्राम पूरा चलने देगा। जब पूरा प्रोग्राम चल जाएगा तो बाय द एंड ऑफ इट, आखिर के अंदर जाके आपको वो एरर्स की लिस्ट दे देगा। ये है कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या होगा? यहाँ देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ भी है, व्हाट इज इंटरप्रेटर, इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसकी ट्रांसलेशन मेथड क्या है इसका? हाउ डज इट ट्रांसलेट? ये ट्रांसलेट कैसे करता है? ये ट्रांसलेट करता है बाय लाइन, ठीक है। आपको यही पॉइंट्स इसके कंपैरिजंस के याद होने चाहिए। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, एग्जीक्यूट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो पाइथन में आपने देखा होगा कि पाइथन में जब हम कोई भी कोड लिखते थे और गलती करते थे, हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, हमने कॉलन नहीं लगाया, तो वो फौरन वहीं पे रोक देता। इवन 100 लाइन्स ऑफ कोड हो आपके, लेकिन वो अगर तीसरी लाइन पे मिलेगा तो वहीं रुक जाएगा। ये है ट्रांसलेटर्स, जो इंटरप्रेटर है उसकी वर्किंग के, उसको जैसे ही एरर मिलेगा वहां रुक जाएगा, वो किसी भी लाइन पे रुक सकता है। अच्छा, अब एक चीज समझनी है आपने, एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ अ मशीन कोड इज प्रोड्यूस, इसके बारे में कौन बताएगा? एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ मशीन कोड इज प्रोड्यूस्ड, इसका क्या मतलब है? एक EXE फाइल बनी जाती है जो बाइनरी होती है, हम उसको रीड नहीं कर सकते, हमें उसको CMD के थ्रू एक्सेस करना होता है। सीएमडी के थ्रू एक्सेस करना होता है। कोई और बताना चाहेगा? एनीवन एल्स? आप लोग सर आई गेस उसके अंदर हम लोग मतलब अलग से वो एक नया फाइल बना लेता है जिसको फिर हम लोग रन कर सकते हैं। तो कोई पाइथन स्क्रिप्ट है तो फिर उसको रन कर सकते हैं, लेकिन आई गेस इंटरप्रेटर्स सिर्फ उसको आई गेस एक बार उसको रन करते हैं, उसको मतलब अलग से एक पूरे एक और थोड़ा फाइल सा, नहीं बनाते जिसको रीरन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब पाइथन के ऊपर आप प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, तो पाइथन पे प्रोग्राम बनाने के बाद वो प्रोग्राम आप सेव कर ले, तो बिना सेव हुए कोई भी प्रोग्राम नहीं चलता, ठीक है। तो जब आप सेव करके चलाते हो तो उसकी एक फाइल बन जाती है, यानी आपने जब सेव करके उसको चलाया, ट्रांसलेट हुआ, तो उसकी एक एग्जी फाइल वो बना लेगा। एग्जी फाइल से मुराद ये है उसकी ऑब्जेक्ट कोड, और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब होता है ट्रांसलेटेड वर्जन। जब आप पाइथन पे कोई भी कोड लिखते हो ना, वो कहलाता है सोर्स फाइल। जो आपने लाइन ऑफ कोड लिखा है पाइथन पे, वो सोर्स फाइल है। आप जब उसको चलाते हो तो इसका मतलब है वो ट्रांसलेट हो रहा है, क्योंकि ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो जब ट्रांसलेटर उसको ट्रांसलेट कर लेता है तो वो साथ साथ एक एक्जी फाइल बनाता है, और वो जो एक्जी फाइल बनती है, आप उस एक्जी फाइल को अगर आप चला लेते हो तो फिर आपको ट्रांसलेशन की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका एक फायदा है। तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ मशीन कोड इज प्रोड्यूस। इसका मतलब है जो प्रोग्राम आप बना लेते हो उसको बार बार आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात कितने बच्चों को, कितने लोगों को समझ में आई, जल्दी से बताओ। क्या ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ रही है? यस सर। समझ में नहीं आया जो आपने बताया ना अभी। क्या चीज समझ में नहीं आई, दोबारा से बताओ। आपने अभी बताया जो है, तो आपने यानी फाइल का यानी बताया था कि उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल जो थी। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर देखो, ये पाइथन है, नजर आ रहा है सामने? पाइथन का प्रोग्राम नजर आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है। पाइथन को मैंने रन किया, पाइथन को मैंने चलाया, और ये चला, ठीक है। ये कुछ नंबर लेके हाईएस या लोएस बताएगा। आई गेस ये चला, और चलने के बाद इसने बता दिया
4 6 7 8 में से हाईएस्ट नंबर 8 आ रहा है। ये प्रोग्राम चल गया, ठीक है। अब ये रखा हुआ है मेरे पाइथन के फोल्डर में, लोकल प्रोग्राम्स पाइथन highest.py। 1 मिनट रुकना, मैं इसकी एक्सी फाइल आपको दिखाता हूँ कि इसकी एक्सी फाइल, यानी ये तो मैंने देखो अभी मैंने कैसे चलाया, अभी तो मैंने ऐसे चलाया कि यहाँ पे ये मैं पाइथन में गया, मैंने पाइथन को ओपन किया, मेरे फोल्डर में पाइथन रखी हुई थी, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको ओपन किया और ओपन करके फाइल बनी हुई थी। इसी चीज़ को हम कहते हैं पोर्टेबल होना या फाइल मेंटेन करना। पाइथन की जो फाइल्स हम बनाते हैं वो मिल जाती है। तो ये मुझे, ये मेरे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो मेरे फोल्डर में रखे हुए हैं पाइथन के, ये बने बनाए प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ ये कहाँ रखा हुआ है। ये ऐप डाटा में है। जस्ट अ मूवमेंट, मैं इसको अब डायरेक्ट चला के दिखाऊंगा, यानी अगर एक बार चला लिया तो इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है, मुझे दोबारा पाइथन के जरिए इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ पे जब मैंने इसको चलाया तो मुझे फाइल में जाना पड़ा, ओपन करना पड़ा, और ओपन करके अब जब मैं कोई भी फाइल चलाता हूँ, जैसे मैंने हाईएस्ट की ही फाइल खोली थी, तो हाईएस्ट की फाइल खुल गई। इसको मैंने यहाँ से जाके रन किया, रन का मतलब है इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, यानी ये जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है ये ट्रांसलेट होगा मशीन में। रन मॉड्यूल किया, रन मॉड्यूल करके ये प्रोग्राम चल गया। अब ये जो चला है ये अपनी एक एग्जी फाइल बनाएगा, वो एग्जी फाइल अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पाइथन का फोल्डर है मेरा और उसमें ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं जब इसको चलाऊंगा ना, देखो अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो वही हाईएस्ट लोएस्ट वाला प्रोग्राम था, मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करके क्या मेरा पाइथन दोबारा खुला है या मेरे प्रोग्राम ने डायरेक्ट रन किया है? इस पॉइंट से अब आपको वो बात समझ में आ जाएगी। क्या मुझे पाइथन खोल के, क्या कोड अब खुल गया? कोड खोलने की मुझे जरूरत पड़ी डबल क्लिक करने से? जी तक की। सर तो फिर कंपाइलर मतलब जैसा आपने अभी करके दिखाया, तो ये वो कंपाइलर हुआ, और फिर जो इंटरप्रेटर, तो फिर वो ये जैसे ये ये भी हम मैं लोग VS कोड या मैं किसी यहाँ, को भी उसमें आ जाते मैं हैं जो तो यहाँ पे वो। पॉइंट मैं जो पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो तुम्हें नजर आ रही है ना, ये सारी एक्सी फाइल्स हैं इसकी। एक्सी फाइल्स मतलब ये सारी ट्रांसलेटेड फाइल है, क्योंकि ये एक बार प्रोग्राम बना के मैं चला चुका हूँ। जब मैं प्रोग्राम बना के चला चुका होता हूँ ना, तो अब मुझे दोबारा इसको कंपाइल नहीं करना। जैसे ये ऐड का प्रोग्राम है, तो ऐड का खोलूंगा तो ये ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ही चलना शुरू हो जाएगा, अब लाइन ऑफ कोड नहीं चलेगा। अब ये मेरा प्रोग्राम डायरेक्ट चल रहा है। इसको मुझे कंपाइल, क्या मुझे इसको दोबारा कंपाइल करने की जरूरत पड़ रही है? क्या मुझे यहाँ पे जाके दोबारा नो प्रोग्राम को सर। खोल के रन करने की जरूरत पड़ रही है? अभी जैसे यहाँ पे तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या मुझे, जब मैं डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ पाइथन के फोल्डर से फाइल, क्या मुझे अब जरूरत पड़ रही है इसकी? नो सर। डायरेक्ट चल रहा है ना। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जिसकी तरफ मैं बात पॉइंट कर रहा हूँ, कि यहाँ पे आप जो देखो वो ये कहता है कि एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ मशीन कोड इज प्रोड्यूस्ड। यानी जब आप इसको आप चलाओगे तो इसका एग्जी फाइल बन जाएगी, यानी अब आपको इसको रिट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं समझा रहा हूँ। देखो लिखा हुआ भी है, वंस कंपाइल्ड, एक बार आपने कंपाइल कर लिया, यानी एक बार आपका कंपाइलर से चल के प्रोग्राम चल गया, यानी कंपाइलर से गुजर के, तो वो प्रोग्राम आप बिना कंपाइलर के चला सकते हो। उसकी वजह यह है कि वो उसकी ट्रांसलेटेड फाइल बना देता है। ये आ गया। और 3 पॉइंट्स तो ये हो गए। इफ एरर्स आर डिटेक्टेड, अगर एरर डिटेक्ट होते हैं कंपाइलर पे, तो उसकी एरर रिपोर्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है। उसी की मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा था। इसी जगह पे सी लैंग्वेज में अगर काम किया हो ना, तो सी लैंग्वेज में नीचे सी लैंग्वेज में अमूमन यहाँ पे जैसे, हाँ इसमें देख सकते हैं, तो राइट साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कोड चल रहा है, और उस कोड के चलने के बाद देख सकते हो आप लोग ये कोई कोड है, ठीक है। एक कोड लिखा हुआ है। ये जो नीचे जितना रेड लाइंस आपको नजर आ रही है, किस बात की इंडिकेशन है? एरर। एरर। यानी लाइन 6 पे एरर आ रहा है, लाइन हाँ लाइन 6 के कॉलम 28 पे एरर आ रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई ब्रेसेस इनक्लोज्ड हुए हुए नहीं हुए हुए, जो भी चीजें हैं। लाइन नंबर 14 के कॉलम 1 पे कह रहा है
कि आपको ब्रैकेट लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड लिस्ट ऑफ एरर्स। एक प्रोग्राम को चलाने में अगर आपके पास लिस्ट ऑफ एरर दे रहा है तो वो कंपाइलर की मदद से चल रहा है, क्योंकि कंपाइलर एरर आने पे बीच में रुकता नहीं है। कंपाइलर उन तमाम एरर्स को एक जगह करके आखिर में प्रोग्राम की एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे ये तीन बातें याद रखना कि ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम कोड इन वन गो, एक साथ ट्रांसलेशन करता है, एक्जी फाइल बनाता है, बिना कंपाइलर के आप जब दोबारा चलाना चाहो उसको चला सकते हो। अगर एरर डिटेक्ट होता है तो एरर रिपोर्ट प्रोड्यूस होती है। इंटरप्रेटर पे आ जाते हैं। एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट चलाएगा, एक लाइन चलाएगा। इसमें कोई एग्जी फाइल प्रोड्यूस नहीं होती, इसमें एग्जीक्यूशन फाइल प्रोड्यूस नहीं होती। आप अगर इंटरप्रेटर का एज अ ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर रहे हो तो जब जब आप प्रोग्राम चलाओगे तब तब उसको ट्रांसलेट करना होगा। ये बात हो गई। उसके अलावा इफ एन एरर इज डिटेक्टेड इन अ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन स्टॉप। इंटरप्रेटर वन लाइन एट अ टाइम करता है, जैसे ही एरर आएगा ये फौरन रुक जाएगा और एरर मैसेज आपको आउटपुट करेगा। इस वजह से इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो भी होता है, क्योंकि अगर ये बार बार रुक के आपको एरर बताते रहेगा तो उसकी एग्जीक्यूशन स्लो होगी। मिन्नत सवाल पूछो। सर ये इस कंपाइलर की तो हो गई, जैसे एग्जांपल आपने कहा था पाइथन की, तो ये इंटरप्रेटर पे क्या हो सकती है? पाइथन इंटरप्रेटर है, पाइथन रुक जाता है। पाइथन इंटरप्रेटर है, एरर आने पे पाइथन रुक जाता है। लिस्ट ऑफ एरर तो नहीं देता ना पाइथन। जी, मगर उसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल तो बनती है ना किसमें? पाइथन में? पाइथन जो होता है ना वो बेसिकली दोनों ही लेके चल रहा होता है, इंटरप्रेटर भी और कंपाइलर भी। एक्जी फाइल तो बनाता है लेकिन जो उसका ट्रांसलेशन मेथड होता है वो इंटरप्रेटर वाला होता है, जो वन लाइन एट अ ओ, टाइम करके दे रहा होता है। इस तरह से चलता ओके है। जैसे कि ओके, यहाँ थैंक देखो, यू। तो यहाँ इसी एग्जाम्पल में अगर देखो तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये लिस्ट ऑफ एरर जितनी भी आ रही है ये कंपाइलर के अंदर आ रही है। और ये जो लैंग्वेज है ये सी लैंग्वेज हो सकती है, हाँ, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है। ये सी लैंग्वेज है, ये अगर आप देखो तो फॉर ऑटो। तो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सिंटेक्स है, तो सी प्लस लैंग्वेज जो होती है वो इसका इस्तेमाल करती है। वापस आते हैं फिर वो कह रहा है, अच्छा ये आ गया, इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स कैन नॉट बी रन विदाउट द इंटरप्रेटर। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कंपाइलर वाले प्रोग्राम बिना कंपाइलर के चल सकते हैं, लेकिन इंटरप्रेटर वाले प्रोग्राम बिना इंटरप्रेटर के नहीं चलते। आखिरी पे आते हैं असेंबलर पे। असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन में तब्दील करना। ट्रांसलेट्स अ लो लेवल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। एक पॉइंट आ गया। अच्छा, असेंबलर जैसे कंपाइलर है ना, एक्जी फाइल बनाता है, तो असेंबलर भी एक्जी फाइल बनाता है। तो जब एक्जी फाइल बना रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम को बार बार चलाने के लिए असेंबलर की जरूरत नहीं है। असेंबल्ड प्रोग्राम्स आर यूज्ड विदाउट द असेंबलर। असेंबलर के जो भी प्रोग्राम्स है एक बार असेंबलर से गुजर गए तो वो एक्जी फाइल बना लेंगे, जिसकी वजह से उसको बार बार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीन तीन पॉइंट्स भी याद रखोगे तो ये आसानी आपको समझ में आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं, अच्छा, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। इंटरप्रेटर टेक्स लॉन्गर टू राइट टेस्ट एंड डीबग, क्योंकि वो बार बार रुक रहा होता है इसलिए उसे टाइम लगता है। एडवांटेज क्या होता है? इजियर एंड क्विकर टू डिबग टेस्ट एंड एडिट प्रोग्राम्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो होता है ये डिबग करने में, क्योंकि फौरन ही फौरन आपको गलती बता देता है, तो ये क्विकर टू डिबग तो होता है, ठीक है, क्योंकि तेजी से ये डिबगिंग करता है। कंपाइलर की अगर हम बात करें तो कंपाइलर का नुकसान ये है कि, एक सेकेंड, कंपाइल प्रोग्राम्स अगर हम एडवांटेज की बात करें तो एक तो ये फायदा है कि कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द कंपाइलर, ये फायदा है। टेक्स अप लेस स्पेस इन मेमोरी, जब चलता है तो मेमोरी ज्यादा नहीं लेता और शॉर्टर टाइम के अंदर वो चल रहा होता है। ये कंपाइल प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है? बाकी इंटरप्रेटर जो है वो लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट करता है। अब हम आते हैं टू द लास्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आराम से तकरीबन 5 से 6 मार्क का सवाल बना है। नंबर 1, आईडीई ये क्या होता है, कौन बताएगा? क्योंकि इसके बारे में आप लोग जानते हो। व्हाट इज आईडीई? A suite of software in which we could write high level languages. ये देख सकते हो ना कि मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ पाइथन,
ठीक है, तो पाइथन ओपन करूंगा तो ये पाइथन की आइडियली खुल जाएगी, यानी पाइथन का एडिटर खुल जाएगा। मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू करूंगा और मैं कोई भी कोड लिख लूंगा। तो उसके अलावा भी तो एडिटर्स आते हैं, कोई बता सकते हो और कौन कौन से एडिटर है? वीएस कोड हो गया एक जैसे, और किसी एडिटर का नाम बता सकते हो? टर्बो सी, हेलो, सबलाइम टेक्स्ट, टर्बो सी है, ठीक है। एक बड़ा कॉमन सबलाइम याद नहीं आ रहा, विजुअल सबलाइम स्टूडियो। विजुअल टेक्स्ट, स्टूडियो के अंदर बहुत सारी होती हैं आईडीज। ब्लू विजुअल स्टूडियो में जेस, आप बहुत सारे पाइथन। विजुअल स्टूडियो में आप बहुत सारे प्रोग्राम्स चला सकते हो, प्रोग्राम से वर्चुअल बेसिक। लैंग्वेज। विजुअल बेसिक, ठीक है। वर्चुअल बेसिक या विजुअल पीसी, क्या कह रहा हूँ? विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक, ठीक है। अब आप आईडी की अगर डेफिनेशन, सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइन है, ठीक है। अब देखो आईडी है क्या? आईडी सिंपल एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप जो है क्या कर सकते हो, जिसकी मदद से आप सिंपल सिंपल कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो और लिखने के बाद उसको चला सकते हो, और वो आपको बहुत सारी फैसिलिटी और यूटिलिटी देता है। तो क्या भी रहा है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सूट ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल यूज बाय प्रोग्रामर्स टू एड राइटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, डिबग करने के लिए आप आईडीज का इस्तेमाल करते हो। जैसे पाइथन के लिए पाइचार्म की आईडी इस्तेमाल करते हो, विजुअल स्टूडियो इस्तेमाल करते हो विजुअल बेसिक के लिए, ठीक है, और ब्लू जे इस्तेमाल करते हो जावा के लिए। तो दो लाइनों की डेफिनेशन इनफ होगी कि आईडी इज अ सूट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल यूज बाय प्रोग्रामर्स टू एड द राइटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। ये आपको मदद देता है कि इसके जरिए आप प्रोग्राम लिख सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये जो पाइथन का प्रोग्राम आपके सामने है, इसमें अगर मैं कहीं गलती करता हूँ, देखो मैं ये ब्रैकेट खत्म जान के हटा देता हूँ, एक ब्रैकेट लगा हुआ था। अब जब मैं चलाऊंगा, ठीक है, अब जब मैं चलाऊंगा इसको, जस्ट अ मोमेंट, तो फिर क्या होगा? फिर ये देगा एरर। तो अब मैंने इसको चलाया तो देखो उसने बोला कि ब्रैकेट वाज नेवर क्लोज्ड। ये तुम्हारे आईडी का फीचर है कि ये आपको करेक्शन देता है, ठीक है। एक तो ट्रांसलेट करता है, नंबर वन अगर आप देखो यहाँ पे तो वो कह रहा है कि एक तो कोड एडिटर है। कोड एडिटर का मतलब है कि देखो उसने मुझे ये सहूलत दी है कि मैं यहाँ पर इस हिस्से में कोडिंग लिख सकूं। तो एक आईडी हमें ये यूटिलिटी देता है कि हम कोड को एडिट करें, नंबर एक। नंबर दो, कोड को ट्रांसलेट करना। यहाँ पे जाके फाइल में मैं सिंपल इसको रन पे जाके प्रोग्राम चला सकता हूँ। तो ये ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी भी मुझे दे रहा है। मैं दोबारा यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि बार बार एरर शो ना हो, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो एक पाइथन की आईडी में आप कोड लिख सकते हो, वो अलाउ करता है कि आप उसमें कोड लिखो। नंबर टू, वो आपको ट्रांसलेट करके देता है। आप पाइथन की आईडी या जो भी प्रोग्राम चला रहे हो उसका अपना लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा और वो ट्रांसलेट करके देता है हमें, ठीक है। तो एक काम ये हो गया। एक और आप चीज देख रहे हो यहाँ पे कि फॉर के बाद जब भी हम फॉर लगा के एंटर करते हैं ना, तो वो एक टैब दे देता है। ये इसलिए देता है कि प्रोग्राम की इंडेंटेशन रहे, प्रोग्राम बेहतर तरीके से अच्छी विजिबिलिटी में रहे। आप देख सकते हो कि जब मैंने इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यूज डाली हैं वो ग्रीन में है, जो मैंने इसके कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं वो पर्पल में है, इनपुट और प्रिंट। इसमें लूप वगैरह जो आ रहा है वो ऑरेंज से आ रहा है। ये भी आपके एडिटर की फैसिलिटी होती है, वो यहाँ नजर आएगी आपको, प्रिटी प्रिंटिंग, ऑटो डॉक्यूमेंटर एंड प्रिटी प्रिंटिंग। ये क्या करता है? प्रिटी प्रिंटिंग कलर कोड द वर्ड इन अ प्रोग्राम एंड लेज द प्रोग्राम आउट क्लियरली। प्रिटी प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके, तो जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट में ये खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद आप क्लास छोड़ सकते हो। तो आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि पाइथन के फीचर्स बताओ। तो कोड एडिटर मैंने बता दिया। कोड एडिटर में क्या होता है कि आप बआसानी प्रोग्राम लिख सकते हो और एडिट कर सकते हो, ठीक है। एक बात, ट्रांसलेटर में जब आप किसी भी आईडी को इस्तेमाल करते हो तो आप बआसानी यानी उसमें ऑटोमेटिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर मिलता है, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। एरर डायग्नोस्टिक, आपने खुद देखा कि मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया था तो ये खुद आपको बता देगा कि भाई आपका ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ, इसको कहते हैं एरर डायग्नोस्टिक। ऑटो कंप्लीशन में ये होता है कि अगर आप प्रिंट लिखने जा रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली पी के बाद आपको RINT आगे सजेस्ट कर देगा। तो आपका आईडी ये भी आपको फैसिलिटी देता है कि ये ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टेटमेंट्स है उनको कंप्लीट करता है। ऑटो करेक्शन, अगर आपने कोई गलती की है, आप गलती कर रहे हो, तो ये ऑटोमेटिकली आपके कोड के नीचे रेड लाइन दे देता है।
जिससे ये इंडिकेशन होता है कि आप कुछ गलत लिख रहे हो। तो ये सारे फीचर्स वो हैं जो एक पाइथन आईडीई आपको प्रोवाइड करती है। बाकी ये रन टाइम डिबगर भी समझा देता हूँ। रन टाइम से मुराद ये कि प्रोग्राम आपका चल रहा है अंडर डेवलपमेंट, यानी आप बना रहे हो। तो अगर आप प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करना चाहते हो तो ये आपको सिंगल स्टेपिंग का ऑप्शन भी देता है। तो इसके जरिए प्रोग्रामर क्या करता है, वो ब्रेक पॉइंट्स बना लेता है कि उसको पता है कि अगर 8 लाइनों में शुरू में ये काम हो रहा है तो पहले मैं इसको चला के देख लूँ। तो वो ब्रेक पॉइंट्स भी बना के चला के देख सकता है। तो उसमें रिपोर्ट विंडो जो होती है वो आपको ये बता रही होती है कि हर लाइन पे जो वेरिएबल है या एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह से वैल्यूज ले रही है और कैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रही है। तो ये आपको ये यूटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। बच्चों समझ में आई ये सारी बातें? तो आईडी एक बेसिकली आपके लिए यूटिलिटी है जिसपे बैठ के आप प्रोग्राम लिख सकते हो, और उस प्रोग्राम को लिखने में वो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और वो फैसिलिटीज ये हैं, तो आपने आईडी की 2 से 3 लाइन की डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना है। और हर ये जितने भी कोड एडिटर्स हैं ये पता तो सारे होने चाहिए, लेकिन इसके 3 या 4 आपको याद होने चाहिए। पेपर में सारे 7 तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता सब होने चाहिए। 7 है ये: कोड एडिटर, ट्रांसलेटर, रन टाइम, एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन और ऑटो डॉक्यूमेंटर। तो 3 तो ऑटो वाले याद हो जाएंगे। फिर एरर डायग्नोस्टिक है, ठीक है, फिर कोड एडिटर है और ट्रांसलेटर है। तो तकरीबन 3 या 4 के ना डिस्क्रिप्शन के साथ आप जरूर इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। मेरी सवाल पूछ लो। सर अगर एग्जामिनर जी ने नहीं, हमें इनमें से कोई दे दिया, इन सातों में से कोई दे दिया और डिस्क्रिप्शन मांग लिया, ऐसा होता है? किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो इफ देर इज नो क्वेश्चन देन यू आर अलाउड टू लीव। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बबल सॉर्ट हम कर रहे थे वो करेंगे, और फिर एक क्लास जो मैं पास पेपर प्रैक्टिस के लिए रखूंगा जिसमें हम सिर्फ पास पेपर सॉल्व करेंगे पेपर 1 के, उसका मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। ठीक है जी, यू आर अलाउड टू लीव। अल्लाह हाफिज।